हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एंजाइम के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके आज के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर एंजाइम के एक्शंस, एंजाइम कैसे वर्क करता है और कौन कौन सी इनहिबिटरी मैकेनिज्म होती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम एक्शन क्या है, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है, उसको प्रेरित करता है, तो सबसे पहला स्टेप है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सबस्ट्रेट प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, सबस्ट्रेट वह कंपाउंड जिस पर कोई एंजाइम एक्टिविटी करने वाला है या जिस पर कोई एंजाइम एक्शन करने वाला है। तो जैसे ही कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर एंजाइम एक्शन के लिए काफ़ी दो पॉपुलर थ्योरी है। सबसे पहली है लॉक एंड की थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले जो है एमिल फिशर ने जो है दिया था 1890 में, और सभी लोग इस थ्योरी के साथ फेमिलियर होंगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी एंजाइम जो है, जिसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आप देखेंगे ये एंजाइम यहाँ पर है। ये एंजाइम जो होता है ये एक लॉक की तरह, एक ताले की तरह जो है बिहेव करता है, और कोई भी सबस्ट्रेट जो होगा, जैसे कि आप ऊपर इस डायग्राम में देख रहे हैं, कोई भी सबस्ट्रेट एक की तरह जो है बिहेव करता है। तो जिस तरह से एक लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक की फिट हो जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर एक एंजाइम में, एक स्पेसिफिक एंजाइम में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। प्रीवियस क्लास में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी, वहाँ पर ये क्लियर है कि एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन स्पेसिफिक भी होते हैं और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं। तो यानी कि प्रत्येक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही जो है कंप्लीट कर सकता है, और प्रत्येक एंजाइम कुछ खास तरह के सबस्ट्रेट या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड हो सकता है। तो लॉक एंड की थ्योरी जो है एमिल फिशर ने जो दी थी 1890 में, वहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट है, इसके पास एक मैचिंग शेप का होता है। मैचिंग शेप किसके साथ मैचिंग शेप होता है? कल हमने पढ़ा था एक टर्म एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है एंजाइम पर वो साइट होती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ। किसी भी एंजाइम पर एक्टिव साइट वो साइट होती है जहां पर कोई सबस्ट्रेट क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि लॉक एंड की थ्योरी कहती है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसका एक मैचिंग शेप होता है, जैसे की का होता है, और ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जो है आसानी से फिट हो सकता है, जैसे कि एक लॉक में एक की फिट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। इसमें जो है पहले से ही स्पेसिफिक जो है एक साइट बनी हुई है जहाँ पर आकर के जो है ये सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा, उसके बाद बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। देन उसके बाद जो भी रिएक्शन होनी है, यानी कि जो भी एंजाइम है और जो भी सबस्ट्रेट है, जो भी रिएक्शन वहां पर होनी है, जिस प्रकार की रिएक्शन कैटालाइज होनी है, तो उसके बाद वो कैटालिसिस के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, वहां पर जो सबस्ट्रेट बन जाता है, अब जो पहले के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, यानी कि जो सबस्ट्रेट है जिस पर रिएक्शन होनी है वो कन्वर्ट हो चुका है अपने फाइनल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये सबस्ट्रेट यहाँ पर जो है प्रोटीन है, तो
हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है अपने सिंपलर फॉर्म में जो है इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट कौन होगा, अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन की जो सिंपलर फॉर्म है आप जानते हैं अमाइनो एसिड होती है। तो अब यहाँ पर बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो चुका है। उसके बाद एंजाइम जो है ये रीयूज करने के लिए एक दूसरी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट जो है यहाँ पर जो है सेपरेट हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है लॉक एंड की थ्योरी में। एक और दूसरे डायग्राम से देखने का समझने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंजाइम है और यहाँ पर ये जो शेप दिख रहा है यहाँ पर जो ये है ये सबस्ट्रेट है, एस से जिसको डिनोट किया है। लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट जो है उसमें स्पेसिफिक शेप होता है और ऐसा शेप होता है जहां पर कि कोई सबस्ट्रेट आकर के आसानी से बाइंड हो सकता है। जैसे ही जो है सबस्ट्रेट उस स्पेसिफिक साइट के साथ बाइंड हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक उसी तरह से जैसे प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, रिएक्शन करेगा सबस्ट्रेट के साथ और उसको सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। एक बार प्रोडक्ट जो है बन जाता है उसके बाद एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट जो है फ्री हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी जो थ्योरी है वह है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये थ्योरी जो है कोशलैंड साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंड्यूस्ड मतलब यहाँ पर जो एंजाइम है उसको इंड्यूस किया जाएगा कि उसमें सबस्ट्रेट जो है फिट हो सके, यानी कि जैसे लॉक एंड की थ्योरी में पहले से ही क्लियर था कि एंजाइम पर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए जैसे कि एक लॉक में की फिट हो सकती है, ठीक उसी तरह से पहले से ही एंजाइम पर एक स्पेसिफिक साइट होती है जो सबस्ट्रेट के शेप का होता है जहां पर आकर के सबस्ट्रेट आसानी से फिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एंजाइम में पहले से ही कोई प्रॉपर जो है शेप नहीं है, बिल्कुल इम्प्रॉपर है सबस्ट्रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग शेप का है और जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल अलग शेप की है, यानी कि सबस्ट्रेट यहाँ पर जो है एकदम फर्मली जो है यहाँ पर ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकता है अभी के इसके शेप के अकॉर्डिंग। लेकिन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कोस्टलैंड ने जो दी है उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो फिक्स नहीं होती है, यानी प्रॉपर शेप की नहीं होती है और इस तरह से भी नहीं हो सकती कि कोई सबस्ट्रेट उसे चेंज न कर पाए। यानी कि यहाँ पर जिस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होने वाला है, इस एक्टिव साइट पर जहां पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होने वाला है, ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट को अपने शेप के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये हो गया इंड्यूस्ड फिट, यानी कि फिट होने के लिए शेप को इंड्यूस्ड करना। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एंजाइम जो है उस पर जो एक्टिव साइट है वो कहीं पर भी जो है सबस्ट्रेट के शेप से जो है मैच नहीं करती है, मेल नहीं खाती है। लेकिन जैसे ही ये इसके साथ यहाँ पर जुड़ेगी ये इसको अपने शेप के अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है और रिजल्टेंट देखिए इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। इस तरह से एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और आगे की रिएक्शन वही सेम रहेगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देन उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और लास्ट में जो है एंजाइम फ्री हो जाते हैं और प्रोडक्ट भी फ्री हो जाता है। तो ये डिफरेंस जो है एक बेसिक डिफरेंस आपने देखा लॉक एंड की थ्योरी में और इंड्यूस फिट थ्योरी में। इंड्यूस्ड फिट जो थ्योरी है उसको एक और डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबस्ट्रेट जो है इसका शेप इस तरह का है, जबकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट का जो शेप है वो सबस्ट्रेट के शेप से कहीं पर भी मैच करता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे कि कोस्टलैंड की थ्योरी कहती है इंड्यूस्ड फिट, कि सबस्ट्रेट जैसे ही एंजाइम के कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव साइट में जो है चेंज कर देता है, यानी अपने अकॉर्डिंग, अपने शेप के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देता है और जिससे कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आसानी से बाइंड कर जाता है और बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो बहुत सिंपल है, यानी कि लॉक एंड की थ्योरी कहती है कि
एंजाइम पर स्पेसिफिक जो साइट होती है, एक्टिव साइट होती है, वहां पर सबस्ट्रेट एक की तरह फिट हो जाता है, जबकि इंड्यूस फिट थ्योरी में पहले से ही प्रॉपर शेप नहीं होता है, सबस्ट्रेट मॉडिफाई कर देता है एक्टिव साइट को अपने शेप के अकॉर्डिंग। इसके बाद एंजाइम एक्टिविटी को, यानी किसी भी रिएक्शन को जब एंजाइम कैटालाइज कर रहा है तो उस समय उस एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गई। इसके अलावा सेकंड है कोफैक्टर एंड कोएंजाइम, यानी कि जो कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स होते हैं, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या होते हैं, एक तरह से उसको एनी एंजाइम को एक्टिव करने का काम करते हैं, तो उनकी भी प्रेजेंस एंड एब्सेंस भी यहाँ पर मैटर करती है। और उसके अलावा कोई भी रिएक्शन कितनी आसानी से हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर इनहिबिटर जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, यानी किसी भी रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए किसी प्रकार की कोई मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये इस ग्राफ में दिख रहा है सामने, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यानी कि आप देख रहे होंगे इस एक्सिस पर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिएक्शन रेट, यानी कि किसी भी रिएक्शन किस रेट से वो रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रही, और यहाँ पर है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। यानी सिंपल है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी लो होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन या रिएक्शन की जो रेट होगी वो भी क्या होगी, उतनी लो होगी, कम होगी। जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्शन की रेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है एक्टिविटी रिएक्शन रेट ऑफ एंजाइम, यानी कि सबस्ट्रेट अगर लो कंसंट्रेशन में है तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, लो होगी। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, हाई होगी। तो इस तरह से जो है ये अफेक्ट करता है, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो है एक पहले वाले डायग्राम में, यहाँ पर इस वाले में शो किया गया है पीएच। अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो जो है पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी कि पीएच का उन पर जो है इफेक्ट होता है। यानी कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऑप्टिमल पीएच पर जो है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर एक्टिविटी अपनी एक प्रॉपर पीएच पर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन के लिए जो पीएच है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस यहाँ पर तो दिख रहा है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, और इस एक्सिस पर दिख रहा है यहाँ पर ये पीएच स्केल है, मान लीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर 7 पर, इसके ऊपर जो है एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन, और इधर हो गया एसिडिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं पेप्सिन जो है एक एसिडिक एंजाइम है, उसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है, यानी कि जहां पर पेप्सिन एंजाइम अपनी सबसे अच्छी तरह से एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, वो होता है लगभग 1.5 से लेकर के 2 तक। यानी कि इसके लिए जो है ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 1.5 से लेकर के 2। उसी तरह से जैसे एमाइलेज है, ये जो है लगभग 7 पर। और इसके अलावा अगला जो एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये अच्छी तरह से इसका ऑप्टिमम जो पीएच है वो है लगभग 7.8 से लेकर के 8.8 तक। उसके अलावा जैसे कुछ और एग्जांपल है कैटलेज एंजाइम जिसका 7.6 होता है, फ्यूमेरेज जिसका पीएच ऑप्टिमम पीएच 7.8 होता है, राइबोन्यूक्लियेज इसका भी ऑप्टिमम पीएच 7.8 होता है। यानी कि कह सकते हैं कि पीएच जो है प्रत्येक एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पर वह अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही टेम्परेचर, यानी कि इस अगले वाले ग्राफ में यहाँ पर दिख रहा होगा टेम्परेचर का जो है ये, कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो मोस्ट एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, एक तरह से अनफोल्ड या डिनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
इस एक्सिस पर जो है ये टेम्परेचर को जो है डिनोट किया जा रहा है, और इस एक्सिस पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे टेम्परेचर और एक्सीड करते जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी क्या होती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी। यानी कि एंजाइम जो है एकदम लो टेम्परेचर अगर होगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी बहुत कम होगी, और हाई टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी बहुत कम होगी। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम जो है, क्योंकि प्रोटीन नेचर है, वो डिनेचर हो जाते हैं। यानी कि डिनेचरेशन की वजह से जो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो घट जाता है। उसी तरह से टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तो वहाँ पर एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, उनको प्रॉपर मतलब टेम्परेचर चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। इसी तरह से यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी एंजाइम अपनी बेस्ट एक्टिविटी या मैक्सिमम एक्टिविटी को अचीव कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे पीछे ऑप्टिमम पीएच था, उसी तरह से ये होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मोस्ट जो एंजाइम्स हैं वो होम्योथर्मिक होते हैं, यानी कि लगभग जो है एक मिडिल जो रेंज है टेम्परेचर की, लगभग सभी एक ही रेंज में सब अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ग्राफ में कि लगभग 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस पर जो है, ये सेल्सियस में ये टेम्परेचर है, लगभग 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। इससे कम अगर होगा तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत लो होगा, और इससे ऊपर अगर होगा तो एंजाइम जो है वो डिनेचर हो जाएंगे और कैटालिटिक एक्टिविटी वहाँ पर लूज कर देंगे, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कुछ जो है इसमें एक, जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैक्सिमम एंजाइम के लिए तो लगभग 35 40 45 डिग्री सेल्सियस जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। लेकिन एक एग्जांपल है, आप इसको ध्यान रखें कि कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो इससे ज़्यादा, यानी कि एक थर्मोफिलिक जिसे कहते हैं, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। आपने पीसीआर में जो है टैक डीएनए पॉलीमरेज का नाम सुना होगा, जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से जो है, थर्मस एक्वेटिकस में प्रेजेंट होता है। ये टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो लगभग 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस है। वैसे तो टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है ये जो है कुछ सेकंड के लिए ये तो 90 डिग्री सेल्सियस पर भी जो है ये सर्वाइव कर जाता है, लेकिन इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहां पर अपनी बेस्ट एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है वो है लगभग 72 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो 35 टू 45 है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन जैसे कि टैक डीएनए पॉलीमरेज ये लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑप्टिमम एक्टिविटी जो है ये अपनी शो करता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या है, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको जो है स्लो डाउन कर देना, ये रोक देना। तो इसमें जो है इनहिबिटर मॉलिक्यूल होते हैं। इनहिबिटर एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी कैटालिटिक रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। ये अब ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं, कुछ जो है टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, यानी कि जो फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो है मेटाबोलाइट हो सकते हैं, यानी कि ऐसे उपापचयी पदार्थ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो है बनते हैं या रिलीज होते हैं, है ना। या इसके अलावा जो है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं जो किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, उसको जो है स्लो डाउन कर देते हैं। दो तरह से जो है अपना इफेक्ट जो है ये शो करते हैं। एक तो होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, यानी कि ऐसा इनहिबिशन जहां पर एंजाइम जो है वो जो है परमानेंटली जो है एक तरह से इनएक्टिव हो जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो एंजाइम, जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरह से कोवेलेंटली, यानी कि कह सकते हैं कि टाइटली जो है एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे कि वो एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर देते हैं। लेकिन दूसरा होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन, यहाँ पर एंजाइम जो है टेम्पररी
कुछ समय के लिए जो है वो इनएक्टिव हो सकता है, लेकिन वापस जो है वो वर्किंग कंडीशन में वो वापस आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि रिवर्सिबल की कैटेगरी में जो है एक है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, नाम से पता चल रहा है, इनहिबिशन तो क्लियर है, पर कॉम्पिटिटिव, अब कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है, यानी कंपटीशन हो रहा है, लेकिन किसके साथ? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि जहां पर यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की साइड पर बाइंड करने के लिए, कौन? इनहिबिटरी मॉलिक्यूल। अब क्योंकि अगर वो compete कर रहा है तो इट मीन्स कि जो यहाँ पर सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं जो है उनमें रिजेम्बलेंस है, क्लोज रिजेम्बलेंस है, यानी कि वो समानता रखते हैं, उनकी शेप वगैरह जो है सिमिलर है, ताकि जो है वो फिर वो एक्टिव साइट के लिए एक तरह से compete करते हैं। तो ये जो इस तरह से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इनका जो सबस्ट्रेट की तरह ही इस तरह के इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट के साथ जो है compete करते हैं। अब इसको जो है, इसको वापस कैसे इस कंडीशन को जो है लाया जा सकता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जैसे ही इंक्रीज कर लेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जैसे इंक्रीज कर लेंगे तो इस रिएक्शन को जो रिवर्स्ड किया जा सकता है, यानी इसीलिए रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिससे कि जो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि यहाँ पर इनहिबिशन तो हो रहा है इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि यहाँ पर जो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो शेप है वो इस तरह का है, और ये इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, वो इनका शेप इस तरह का है, यानी कि उनके बीच में कोई स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर दोनों का, सबस्ट्रेट का भी और इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स का भी, दोनों का डिफरेंट है, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन ऐसे जो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर ना सही, लेकिन किसी और जगह पर जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और एंजाइम के शेप को एक तरह से बिगाड़ देते हैं। एंजाइम के शेप को क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे, जिससे कि उसकी जो एक्टिव साइट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्टिव साइट भी क्या हो जाती है, एंजाइम की अल्टर हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ही, अब ये क्लियर है, जैसे ही एंजाइम का जो है एक्टिव साइट जो है बिगड़ जाएगी, वो अल्टर हो जाएगी, तो वहां पर सबस्ट्रेट वहां पर इजीली वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। फर्स्ट इसमें देखेंगे, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर देखिए ये सबस्ट्रेट यहाँ पर है, यहाँ पर इस एंजाइम के साथ कोई भी जो है इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स नहीं बाइंड हुआ है, तो देखिए ये आसानी से इसके साथ क्या हो गया है, बाइंड हो गया है, और इस एंजाइम ने प्रॉपर रिएक्शन को किया है, प्रोडक्ट को भी रिलीज कर दिया है, यानी कि इसने रिएक्शन पूरी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे, अगर जो है इस वाले एंजाइम को कंसीडर करिए, यहाँ पर अगर ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं, सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड होगा तो वो इसकी एक्टिव साइट को क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि उसको बिगाड़ देता है, जिससे कि ये जो यहाँ पर सबस्ट्रेट है ये इस एक्टिव साइट पर जो है बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये जो यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा भी सकते हैं, जैसे प्रीवियस वाले में था, यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे थे तो वो इफेक्ट जो है उसका खत्म हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे, अगर मोर सबस्ट्रेट को भी बढ़ाएंगे, तो इसको जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसको रिवर्स इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो एक्टिव साइट है वो बिगड़ चुकी है, तो अगर सबस्ट्रेट बढ़ भी जाएंगे तो सबस्ट्रेट उसके साथ यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये है यहाँ पर दो प्रकार के, एक तो था यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ये कह सकते हैं इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें आपने ये देखिए एंजाइम एक्टिविटी, इससे पहली वाली जो वीडियो थी वहाँ पर एंजाइम का बेसिक्स वहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो एंजाइम्स के टॉपिक से बस इतना ही। आगे आने वाली और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।